ओके, रोशन कुमार वर्मा, आप अपना परिचय दें स्वयं। सर मेरा नाम रोशन वर्मा है। मैं बिहार के नालंदा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 2012 में मैट्रिकुलेशन किया सर, और 2017 में सर ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी विषय को लेकर किया सर। और वर्तमान में सर मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य सर। बीए के बाद आपने कुछ नहीं किया सर मैंने। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम देते हैं? यूपीएससी कब क्लियर हो गए हैं, क्लियर होने वाला है? नहीं सर, एक इंटरव्यू दे चुका हूँ 2022 वाले में सर। क्या एक इंटरव्यू दे चुके हैं? जी सर। मेंस क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, रिजल्ट भी हो गया? 2022 नहीं, रिजल्ट नहीं हुआ सर। 2022 जो अभी हाल में जो रिजल्ट आया था 2022 वाला, उसी में इंटरव्यू दिया था, हुआ नहीं फाइनल मेरा। जी सर। कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखें। प्रयास आपका अच्छा लगता है, कहीं चूक हो जाती है। इसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इसमें सर बिहार प्रशासनिक सेवा सर, दूसरा बिहार में पुलिस सेवा। प्रशासनिक सेवा में आप आगे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। आपका पदस्थापन जो है कहीं ऐसे इलाका में जो बाढ़ग्रस्त है, जैसे सीवर हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, बरसात का समय है, अब क्या करेंगे? सर जैसे कि सबसे पहले तो मेरा काम ये रहेगा सर, इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है सर। तो सबसे पहले तो सर बाढ़ के जो कारण क्या क्या हैं, और जो वहाँ के जो लोकल लोग जो हैं सर, वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, तो सर एक काम पहले ये करूँगा कि उनको प्रशिक्षित करने का पहले काम करूँगा कि इस समय जैसे बाढ़ आती है तो क्या हमारा बचाव को उपाय होने चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरा काम ये होगा सर कि उनको जो सामाजिक लाभ मिलते हैं बाढ़ के जैसे समय में, कोई लोग बीच में फंसे हों, संवेदनशील इलाके में हो, तो उन्हें निकालने का काम, साथ में सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाना सर। तीसरा काम ये होगा सर, जैसे बाढ़ आने का जो मुख्य कारण बिहार में रहा है, जैसे सर वो है गाद की एक समस्या रही है। अब चाहे गंगा नदी पे बने फरक्का बैराज हो सर, तो बिहार में कहीं ना कहीं बाढ़ आने का कारण एक फरक्का बैराज का भी माना जा रहा है सर। दूसरा सर, जो हमारे यहाँ उत्तरी बिहार से जो नदियाँ मतलब जो आती है, हिमालयी नदियाँ जो होती है, जैसे कोसी, बागमती, गंडक, ये अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गाद लेके आती है, और उसका हर साल मतलब जो एक निष्कासन होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो तलछट में सर वो जमते रहती है, जिस कारण वो उथला हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ वो ज़्यादा फैल जाता है। तो एक इसको डीसिल्टिंग करने का काम करने का प्रयास करूँगा सर। एसडीएम और एसडीओ में क्या आता है? सर एसडीओ जो काम होता है सर, मुख्यतः ये भू राजस्व से संबंधित होता है सर। इसके अलावा इसमें पीडीएस ये होते हैं, जबकि एसडीएम में सर इसमें मजिस्ट्रेटियल पावर जो आ जाते हैं, जैसे कि धारा 144 लागू करना हो गया, इस टाइप के जो काम होते हैं, तो एसडीएम लोग कहलाते हैं सर। एक ही व्यक्ति दोनों, ये दोनों, जी सर, दोनों मतलब एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब कहीं एसडीओ हो सकते हैं अगर जो भू राजस्व का काम या पीडीएस का काम अगर जो होते हैं तो एसडीओ में आ जाते हैं, और अगर जो उन्हें मतलब प्रशासनिक जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, धारा 144 की शक्तियाँ हो, तो वो एसडीएम में आ जाते हैं फिर वो सर। एसडीएम आपको उसको क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर है एसडीओ को? एसडीओ को सर, जैसे एसडीओ का जो काम होता है सर, मुख्यतः जैसे अपने क्षेत्र में जो राजस्व संबंधी जो कार्य होते हैं सर। दूसरा सर, जैसे पीडीएस जो होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारे, जो मतलब वंचित वर्गों को लिए जो दिए जाते हैं, उसका बंटवारा करना उचित तरीके से, उसका मॉनिटरिंग करना सर। तो तीसरा जो काम होता है आपदा के समय में जो प्रबंधन करना, तो ये सब काम होते हैं एसडीओ के सर। धारा 107 क्या है? धारा 107 क्या है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। 144 क्या है? धारा 144 सर ये होता है जब किसी मतलब विपरीत परिस्थितियों में अगर जैसे कुछ ऐसी घटना घट जाती है, जैसे कहीं दंगे हो जाते हैं या फिर कहीं हिंसा हो जाती है, तो वहाँ पर एक जगह मतलब क्राउड ना हो ज़्यादा, इसलिए 3 से 4 मतलब जो 3 से 4 लोग से ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा नहीं भीड़ भाड़ हो, एक जगह पर क्राउड ना हो, इसलिए लगाए जाते हैं सर। तो आप नहीं समझते हैं कि जो एसडीओ है वो तो एग्जीक्यूटिव का भाग है, और ये धारा जो है सीआरपीसी का, उसको दे दिया गया, मैंने उसका बना दिया गया प्रभारी, जो कि जुडिशियल काम है। कहीं जुडिशरी से
एग्जीक्यूटिव जुडिशियल का काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, जैसे एसडीएम का जो काम हुआ वो मतलब जैसे धारा 144 लगाती है, तो वो वहाँ पर जो मतलब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए वहाँ पे लगाती है। और इसके आगे का जो काम होता है, अगर जो किसी ने दंगे फैलाया हो या फिर किसी ने हिंसा मतलब किया हो, तो उसके बाद के जो होते हैं मतलब जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो काम होते हैं सर, वो जुडिशियल का काम होता है सर। तो ये दोनों में अलग अलग क्षेत्र अपने बटे हुए हैं सर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जहाँ है जी सर, वहाँ का क्या स्थिति होता है एसडीएम का? सर जैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होती है, तो वहाँ पर जैसे हमें धारा 144 लगाना हो या फिर मतलब किसी से जो वारंट लेने होते हैं जैसे यहाँ पे, तो वहाँ पर डीएम का रोल जो होता है सर, वो वहाँ पे नहीं होता है। ये सब काम जो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं जैसे डीआईजी लेवल के या आईजी लेवल के जो कमिश्नर होते हैं, वो उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। तो बिहार में नहीं लागू किया गया है, जबकि हमारे बगल के राज्यों में जी सर, वेस्ट बंगाल हुआ या यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, कहीं भी देखिए तो पुलिस कमिश्नरेट है। तो बिहार में क्यों नहीं लागू किया गया? सर जहाँ तक मैं इसमें अनुमान लगा सकता हूँ सर, अभी प्रत्यक्ष कारण तो हमें मालूम नहीं है सर। जैसे बिहार जो क्षेत्र है, ज़्यादातर से यहाँ पर शहरों की संख्या देखा जाए, जैसे कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाले में जैसे कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की बात की गई है सर। तो हमारे यहाँ उस हिसाब से देखा जाए तो शहरों की संख्या 10 लाख से ऊपर आबादी वाले कम है सर। तो एक कारण तो ये रहा होगा सर, और आगे सर उसके बारे में जानकारी नहीं। यहाँ तो कुछ शहर हैं जी सर है, तो वहाँ पर सर अभी फिलहाल बात चल रही है, मगर अभी ऐसा कुछ ये नहीं आया सर, रिजल्ट नहीं आया कुछ। ठीक है। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल ऑनर्स है सर, ऑनर्स ज्योग्राफी में ऑनर्स है जी सर, फिर हिंदी लिटरेचर इसमें ऑप्शनल में भी आप ज्योग्राफी ले नहीं सकते सर। वैसे तो दोनों विषय में सहज था, जैसे ज्योग्राफी में मैं ले सकता था, मगर सर इसमें 2-3 कारण रहे जो हमें हिंदी साहित्य लेने पे मतलब वो सर एक मजबूर हो गया मैं सर। एक तो कारण ये था कि ज्योग्राफी के साथ साथ मेरा जो सब्सिडी में था सर, हिंदी साहित्य भी था सर। और पढ़ते समय जैसे मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 जब मैं कर रहा था, तो हिंदी साहित्य में थोड़ी सी जैसे नोवेल पढ़ने होते थे, कहानियाँ पढ़ने होती थी, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया सर। दूसरा सर, जब मैं तैयारी करने के दौरान कुछ अपने जो सीनियर से मिला था, वो भी हिंदी साहित्य से ही तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एक प्रभाव में भी आ गया था सर। एक ये भी काम। आज का दिन जो है वो क्या है? अमावस्या, पूर्णिमा, इसको क्यों करते हैं? आज अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है। अमावस्या के समय क्या होता है भौगोलिक स्थिति? सर अमावस्या का समय ये होता है कि सूर्य और मतलब पृथ्वी के बीच में जैसे चंद्रमा आ जाती है सर, तो यहाँ पर जैसे छाया नहीं मिल पाती, इस कारण अमावस्या कहलाती है। क्या परिणाम होता है अमावस्या का? सर यहाँ पर ये होती है कि जैसे जो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है वो थोड़ी कम आती है, यहाँ पर पृथ्वी पर पहुँच पाती है। सागर में कुछ हलचल होता है इसका? सर ज्वार भाटा आने की संभावना होती है। ये सर जैसे कि सूर्य और ये चंद्रमा का जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सर, इसके कारण दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ज्वार भाटा आती है सर। इस दिन ज्वार भाटा ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जी सर। कभी सुनामी आ जाती है। जी सर। वो क्यों? सर सुनामी आने का मुख्य कारण ये होता है, अगर जो जैसे जो वाटर बॉडी है या महासागर है, उसके नीचे मतलब सरफेस पर कहीं अगर जो भूकंपीय गतिविधियाँ होती है सर, जिस कारण सुनामी आती है सर। क्या होता है सुनामी? सर उसमें होते हैं जैसे जो हमारे जो वेव होते हैं सर, जैसे मतलब तरंगे जो आती है, समुद्री जो तरंगे आती है, वो सर मतलब इधर कोस्ट की ओर अपना आती है, और कोस्ट के जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सर एक बहुत ही जान माल का नुकसान पहुँचाती है सर। भारत में कब आया था सुनामी, जिसको बोलते हैं कि प्रलय मचा? सर 2004 में आया था सर। क्या हुआ था? सर उस समय ये इंडोनेशिया के पास उसका केंद्र पॉइंट था सर, वहाँ पर उसमें भूकंपीय गतिविधियाँ दी गई थी, लगभग 8.7 की तीव्रता या 7.7, सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं है सर। इतनी तीव्रता की वहाँ पर एक रिक्टर स्केल पे मापा गया था, भूकंप का क्षेत्र था वो। इसके कारण क्या हुआ सर, समुद्र की विशाल मतलब जो तरंगे मतलब लहर उठी थी सर, और वो हमारी पूर्वी साइड जो तमिलनाडु कोस्ट जो कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, उससे वहाँ आके टकराई थी, जिससे बहुत सारा जान माल के नुकसान हुए थे वहाँ पर।
कंटूर्स ज्योग्राफी में आता है। कंटूर्स क्या है? कंटूर्स कंटूर्स कंटूर समझते हैं? जैसे अक्षांश देशांतर समझते हैं, कंटूर भी उसी तरह से है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मैप पर कंट्रोल लाइन चलता है, मैप पर कंट्रोल लाइन चलता है वैसा। सॉरी सर, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। अक्षांश देशांतर के बारे में बताइए क्या है? सर अक्षांश जो है, जो विषुवत रेखा से 0 डिग्री से जो कोणीय दूरी मापी जाती है एक पैरेलल उसके, तो वो अक्षांश कहलाती है। देशांतर रेखाएं जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है सर, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। वो कितने भागों में बांटा गया है? देशांतर सर देशांतर को मतलब उसमें तो बहुत सारी लाइनें गुजरती है, जिसमें 180 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम के बीच में वो मापे जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है जी सर। और पूरब से पश्चिम में होता है, तो ऐसा कहा जाता है या तो एक दिन जोड़ लेता है या एक दिन घटा लेता है, ऐसा जी नहीं सर। होता है? सर वो इंटरनेशनल डेट लाइन से ऐसा माना जाता है सर। हाँ, ये सर मतलब प्रशांत महासागर में, मतलब रसिया का जो पार्ट है ये मतलब पूर्वी पार्ट जो जिसको बोलते हैं सर व्लादिवोस्टोक, और पश्चिमी क्षेत्र अलास्का, यूएसए का जो क्षेत्र होता है अलास्का, और इधर का जो पार्ट होता है सर व्लादिवोस्टोक, वो दोनों के बीच से मतलब गुजरती है सर। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो पूर्व से हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो एक दिन की वृद्धि हो जाती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो एक दिन की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? सर अपने मैं अनुमान इसमें लगा सकता हूँ हाँ, एक अपने जो डेट होते हैं, डेट लाइन है, उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं सर। अच्छा, तो ज्योग्राफी में वहाँ से जी सर। भारत का लोकेशन बताइए सर अक्षांशीय और देशांतर के रूप में सर। उसके कारण सर अगर जो देशांतर की बात किया जाए सर, तो 63 डिग्री से लगभग 67 या 68 डिग्री पूर्वी देशांतर में है सर। और सर 33 से 38 डिग्री, सॉरी सर 32 या 33 से 37 या 38 डिग्री के बीच में सर ये अक्षांशीय इसका विस्तार है सर। तो देख लीजिएगा। ठीक है सर। रिंग ऑफ फायर्स किसको बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर्स सर ये प्रशांत महासागर का जो परिमेखीय क्षेत्र है वो रिंग्स ऑफ फायर्स में आते हैं। उसमें सर भूकंपीय गतिविधियाँ और ज्वालामुखी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ठीक है बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना है? जी हाँ सर। कहाँ? ये सर देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा जो क्षेत्र है सर, जहाँ पर छोटे छोटे कैरेबियन आइलैंड है, उसके सर थोड़ा नीचे आती है बरमूडा ट्रायंगल सर। क्या इसलिए विख्यात है या जी कुख्यात सर। है? सर ऐसा माना जाता था कि वहाँ से जो मतलब कोई भी सी वेसल हो गए या फिर एयर वेसल हो गए सर, वहाँ से पास करने पर ऐसा माना जाता कि वो नीचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, वो अपनी ओर ज़्यादा खींच लेती है अंदर की ओर, इसलिए फेमस थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सर 8,848 मीटर के आसपास। जी सर। और समुद्र का मैक्सिमम डेप्थ कितना है? लगभग 11,000 मीटर सर। 11,000? लगभग 11,000 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट को उठा के हम रख सकें तो वो भी डूब जाएगा, जी सर। है ना? जी सर। समुद्र के अंदर भी कोई ऐसा पहाड़ है? सर समुद्र के अंदर ऐसे बहुत सारे पहाड़ होते हैं सर, जो मतलब जैसे देखा जाए तो कुछ जो पहाड़ होते हैं जो ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिसे गोट्स कहा जाता है, या फिर बहुत सारे नीचे ही रहते हैं, जैसे मिड ओशियनिक रीज हो गया सर। तो एक ये भी एक बहुत सारे पहाड़ी के श्रृंखलाएँ हैं सर। कोरल रीफ्स किसको बोलते हैं? सर कोरल रीफ्स देखा जाए तो ये मतलब एक जीव होते हैं सर, एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने मतलब जब मृत्यु उनकी होती है तो वो अपने उसी जनरेशन टू जनरेशन अपने कंकाल को एक विस्तृत करते जाते हैं, और एक जूजैंथली प्रकार का होता है सर, वो उससे सिम्बायोटिक रिलेशन में आते हैं, जिससे उन्हें फोटोसिंथेसिस होती है सर, और आसपास के जो जैसे मेराइन हो गए हैं सर, उनको बहुत ही ज़्यादा ये आश्रय प्रदान करते हैं और भोजन प्रदान करते कोरल रीफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं? हैं। जी सर। जैसे सर ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पास में आती है सर, या फिर हमारा एटोल जो हो गया सर, जो लक्षद्वीप मिनी कोआई के पास है, या मालदीव के पास जो एटोल प्रकार का जो आते हैं। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का सर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये सर मतलब इंदिरा पॉइंट सर। अच्छा, आप तो यूपीएससी का रिजल्ट दे चुके हैं? जी सर। हाँ, चलिए तो थोड़ा सा आपसे कंस्टिट्यूशन वगैरह पूछ लेते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, जी सर। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? सर लगभग 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान लगभग क्यों में। भाई? मूल सर, मूल फंडामेंटल राइट 6 हुए, एक संपत्ति का अधिकार था, उसे अभी हटा दिया गया सर। अच्छा,
अच्छा, कहाँ से किस शेड्यूल में है ये? सर शेड्यूल 3 में है सर। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल? सॉरी सर, शेड्यूल तो अनुसूची आ जाते हैं सर, मैं भाग 3 में बोलना चाहूँगा। हाँ, भाग 3 जी सर। मान लिया। जी सर, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। आर्टिकल 12 से 35। जी सर। अच्छा, कोई ऐसा शेड्यूल बताइए जिसको लेके कोर्ट में आप नहीं जा सकते। यदि उस शेड्यूल में उस आइटम को डाल दिया जाए जी सर। तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर एनी रीजन। कौन सा शेड्यूल है? मतलब कोई ऐसा भाग जिसे हम लेके नहीं जा सकते कोर्ट में? मैंने उसमें कंस्टिट्यूशन प्रोविजन किया गया कि जी इस सर। शेड्यूल में डाल देंगे। जी सर। तो वो जो है उसको कोर्ट में आप चैलेंज देंगे। सर ये नौवीं अनुसूची में जब डाल दिया जाता है तो फिर कोर्ट में चैलेंज नहीं होती है। 2-3 एग्जाम्पल दीजिए नौवीं अनुसूची में क्या है? जैसे कृषि वाला जो पार्ट था, जैसे हमारे यहाँ जो संशोधन हुए थे, सबसे पहला बिहार का जो संशोधन था, कृषि मतलब जो मतलब लैंड है उसके बंटवारे, ये सर जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो था, तो उसमें अनुसूची 9वीं में डाली गई थी ताकि इस पर कोई मतलब ये ना हो, कोर्ट से कोई दिक्कतें ना हो। कितने तरह का लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में? कितना शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है सर। टोटल 12 शेड्यूल। जी सर। अच्छा, एक लिस्ट है जिसमें सेंट्रल को बना कानून बनाने का है, किसी को स्टेट में है, तो ये कितने तरह का होता है? ये सर ये 3 में संघ, ये 7वीं मतलब इसमें आती है सर। इसमें संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची है सर, 3 सूची इसमें। अच्छा, समवर्ती सूची का क्या मतलब? समवर्ती में सर जिसमें केंद्र भी और राज्य दोनों मतलब बना सकती है कानून सर। मान लीजिए तो कौन उसमें ठीक है? केंद्र और राज्य दोनों बना? जी सर। तो विच लॉ में प्रोवाइड? सर अगर जो दोनों में टकराव की बातें आती है तो केंद्र का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहेगा सर। इस समवर्ती सूची का एक एग्जाम्पल दीजिए। सर जैसे आप ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के हो जाए सर, या फिर आर्थिक नियोजन हो जाए सर, इस प्रकार। नहीं, कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए बहुत इम्पोर्टेंट है जी सर। सर्वाइवल के लिए, जो दोनों सूची में आता है। जैसे अभी हाल ही में जैसे चल रहा था जो कृषि का जैसे मुद्दा था, कृषि में कुछ प्रविष्टियाँ। सर मैं फॉरेस्ट बता देता हूँ। जी सर। फॉरेस्ट तो दोनों में है ना? जी सर। इसमें भी जो वहाँ से एक्ट्स बनते हैं तो कुछ रहता है जिसमें स्टेट भी अपना नियम बना सकता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक कानून बताइए। सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था सर, जैसे हमारे यहाँ 1900 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सर। 72। जी सर। और ये जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट करता है। सर राष्ट्रीय जो वन नीति जो है 1988 है सर, 1988 फॉरेस्ट एक्ट सर, राष्ट्रीय वन नीति। भाई राष्ट्रीय वन नीति फॉरेस्ट लॉ का भारतीय वन अधिनियम कब का है? भारतीय वन अधिनियम सर 1980 के आसपास। 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। भारतीय वन अधिनियम बहुत पहले का है, सर 1952। सॉरी सर, सॉरी सर। जो एक्ट ओके जी सर। उसका एक पर्टिकुलर है, ढूंढ के सब नहीं जानते तो कोई बात जी नहीं। सर, सॉरी सर। सबको याद रखना जरूरी होता जी है। सर। और बस 2 बिहार से पूछता हूँ। जी सर। बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है? आधुनिक बिहार के जन्मदाता सर, निर्माता सर सच्चिदानंद सिन्हा सर और हसन इमाम। और हसन इमाम का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर वो अलग राज्य की मांग कर को लेकर था सर। अच्छा अच्छा, जी सर। तो ठीक है सर। हाँ सर सॉरी सर। खुद ही जो है यूपीएससी से इंटरव्यू देकर आए हैं। जी सर। कम्पिटिशन आपका बहुत अच्छा है। जी सर। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा घबराहट में है।